हो गया कनेक्ट। तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यानी कि कॉलिजन प्रणाली से पहले अगर जाएंगे तो कॉलिजन प्रणाली से पहले हम सबसे पहले जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का स्थापना भारत में 1950 में हुआ था। अगर इसके पीछे जाएंगे तो भारत में सुप्रीम कोर्ट का स्थापना सबसे पहले 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से कलकत्ता में किया गया था। और इस सुप्रीम कोर्ट का स्थापना जब हुआ था तो वह केवल कलकत्ता के क्षेत्र तक ही सीमित था, जबकि यानी कि पूरे भारत के लिए नहीं था ये, है कि नहीं। अब भारत के अभी वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट है वो अंतिम अपीलीय न्यायालय है। यहाँ पर जो भी फैसला होगा इसका अपील जो है वो इससे ऊपर कहीं भी नहीं हो सकता है कि नहीं। किसी व्यक्ति को अगर मृत्युदंड मिल गया तो मृत्युदंड के लिए अंतिम अपील कहाँ पे होगा? सुप्रीम कोर्ट में होगा, है कि नहीं। अब उसके बाद जो है अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पास जाते हैं मृत्युदंड को लेकर तो वह अपील करने राष्ट्रपति के पास नहीं जाते हैं, वह याचिका देने जाते हैं, उसे रिक्वेस्ट करते हैं अपने मृत्युदंड के मामले में कि हमें क्षमा चाहिए, है कि नहीं। तो राष्ट्रपति पे जाना ये अपील की मामला नहीं है, ये एक याचिका की मामला है कि नहीं। अभी वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट है हमारे भारत में जो दिल्ली में स्थापित है वह अंतिम अपीलीय न्यायालय है कि नहीं। लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो 1773 के, यहाँ पर मैं बताता हूँ, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो सुप्रीम कोर्ट का स्थापना किया गया था वह कहाँ पर किया गया था? कोलकाता में किया गया था, कोलकाता में किया गया था, कोलकाता में किया गया था। और ये सिर्फ कोलकाता तक ही सीमित था, लेकिन ये अंतिम अपीलीय न्यायालय नहीं था। यहाँ पर अंतिम अपीलीय न्यायालय नहीं कहा जाता था इसको कलकत्ता में। इसके लिए अपील, अंतिम रूप से अपील करने के लिए लंदन में प्रिवी काउंसिल में जाना होता था। कहाँ पे? प्रिवी काउंसिल, ध्यान दीजिएगा, प्रिवी काउंसिल में। फिर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद देखेंगे तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद भारत शासन अधिनियम 1935 आता है। और इस भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत भारत में सबसे पहले फेडरल कोर्ट बनता है, संघीय कानून बनता है। कौन सा बनता है? संघीय कानून बनता है। और ये संघीय कानून बनता है तो हमारे भारत का जो उच्चतम न्यायालय है वह केंद्रीयकृत उच्चतम न्यायालय है कि नहीं। भारत में मैंने कल आपको एग्जाम्पल में बताया था कि एक बताया था अमेरिका की उच्चतम न्यायालय, अमेरिका की न्यायालय प्रणाली और भारत की न्यायालय प्रणाली। भारत के न्यायालय की प्रणाली जो है वह एकीकृत है, जबकि अमेरिका की न्यायालय प्रणाली जो है दोहरी न्यायालय प्रणाली है। क्योंकि अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका 50 स्टेट से बना है और 50 स्टेट का अपना अलग अलग सुप्रीम कोर्ट है। तो इस प्रकार से टोटल कितना है सुप्रीम कोर्ट अमेरिका में? 50 तो है। टोटल कितना है? 50 तो है। और प्रत्येक 50 का सुप्रीम कोर्ट जो है उसका प्रत्येक राज्य का जो सुप्रीम कोर्ट है वह सुप्रीम कोर्ट अंतिम अपीलीय न्यायालय है कि नहीं। तो ये स्टेट के लेवल पर हो गया, है कि नहीं। अब उसके बाद अगर अमेरिका में किसी प्रकार के अगर केंद्रीय और संघीय मामला को देखना होता था कि तो केंद्र स्तर पर भी एक सुप्रीम कोर्ट हुआ करता था, केंद्र स्तर पर भी एक सुप्रीम कोर्ट। तो इस प्रकार से देखा जाए तो अमेरिका में एक केंद्र स्तर पर सुप्रीम कोर्ट और राज्य स्तर पर सुप्रीम कोर्ट। तो अमेरिका की जो न्याय प्रणाली थी वह दोहरी न्याय प्रणाली है। लेकिन भारत में क्या है कि भारत में न्याय प्रणाली एकीकृत है। अगर किसी व्यक्ति को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से किसी प्रकार की कोई डिसीजन सही नहीं मिलता है तो अपील करने के लिए कहाँ पे जाएगा? हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट के बाद कहाँ पर जाएगा? सुप्रीम कोर्ट जाएगा, है कि नहीं। ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अपीलीय न्यायालय नहीं है, अपीलीय न्यायालय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है और अंतिम अपीलीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है कि नहीं। ये बात मैं आपको बताना चाहता था। तो इस प्रकार से भारत की न्याय प्रणाली केंद्रीकृत न्याय प्रणाली थी, है कि नहीं। तो ये न्यायपालिका का स्ट्रक्चर था। मैंने कल डिटेल से बताया था कि भारत के न्यायपालिका का स्ट्रक्चर को देखेंगे तो बिल्कुल शंक्वाकार है कि नहीं। तो मैंने ये बता रहा था कि भारत में न्याय प्रणाली का स्ट्रक्चर भी मैंने बताया कि सबसे ऊपर जो होता है सुप्रीम कोर्ट होता है, नीचे उसके हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट के नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो नीचे होगा वह क्या होगा? मुंसिफ न्यायालय। और मुंसिफ न्यायालय के नीचे जो होगा वह पंचायती न्यायालय होगा कि नहीं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मैंने 2 न्यायालय बताया, एक दीवानी न्यायालय, एक फौजीदारी न्यायालय बताया। दीवानी न्यायालय में विवाह और संपत्ति संबंधी विवाद को देखेगा और फौजीदारी न्यायालय में जितने भी आपराधिक मामला होंगे, क्रिमिनल
केसेस होंगे उसको देखा जाएगा, है कि नहीं। इसलिए डिस्ट्रिक्ट में जिला और सत्र न्यायालय होता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट विवाह संपत्ति के मामला को निपटारा करता है और सेशन कोर्ट जो होता है सत्र न्यायालय, जिसे फौजीदारी न्यायालय कहा जाता है, वह सभी क्रिमिनल को देखता है कि नहीं। इस प्रकार से देखना है। ये मैंने कल बताया था पूरा डिटेल से। तो अब मैं ये बता रहा हूं कि यहाँ पर कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट आया, फिर भारत शासन अधिनियम 1935 से फेडरल कोर्ट आया, है कि नहीं। 1935 के बाद जो है भारत में 26 जनवरी 1950 को जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है, होता है ना जी। अब इस सुप्रीम कोर्ट की जब स्थापना होती है तो इसमें कुल न्यायाधीश कितना होता है, 8, जिसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, है कि नहीं, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा और एक जो होगा वह 7 जो होगा वह अन्य न्यायाधीश। कौन सा होगा, 7 अन्य न्यायाधीश होगा कि नहीं। अब बात यहाँ पर तब होता है विवाद कि हमारे भारत के डेमोक्रेसी जब बनाया गया था, सुनिएगा, भारत के जो डेमोक्रेसी बनाया गया था तो इस डेमोक्रेसी में कहा गया था कि भारत का लोकतंत्र बिल्कुल एक खूबसूरत लोकतंत्र होनी चाहिए और यहाँ पर लोकतंत्र में कार्यपालिका और न्यायपालिका को बिल्कुल अलग कर दिया गया था और न्यायपालिका को इस प्रकार बनाया गया था कि न्यायपालिका बिल्कुल स्वतंत्र और निष्पक्ष हो। न्यायपालिका में किसी प्रकार का विधायिका का हस्तक्षेप नहीं होनी चाहिए। विधायिका का यानी जनता के द्वारा जो चुने गए नेता होते हैं उस नेता का वहां पर हस्तक्षेप नहीं होनी चाहिए, है कि नहीं। यहाँ पर ये न्यायपालिका को बिल्कुल कहा गया कि संविधान के जो ढांचा है, मूल ढांचा, उस संविधान के मूल ढांचा में कहा गया कि न्यायपालिका बिल्कुल स्वतंत्र और निष्पक्ष होनी चाहिए। मूल ढांचा में कहा गया स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए। अब क्या होता है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर कुल न्यायाधीश तो 8 बनाया जाता है। अब इस न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होगी, तो शुरुआत में बनाया गया कि इस अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जो प्रक्रिया होगा वह किसके माध्यम से होगा, राष्ट्रपति के माध्यम से होगा। किसके माध्यम से होगा, अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति। यानी कि इस कॉलेजियम प्रणाली को समझने के लिए सबसे पहले हमें इस बात को समझना होगा कि 1950 में जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी वह सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो 8 न्यायाधीश की नियुक्ति होता था उसमें अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति की प्रक्रिया क्या थी। जब इसका बेहतर कंसेप्ट आ जाएगा उसके बाद ये 1993 में जो कॉलेजियम प्रणाली आता है भारत में, इसको गहरा से समझेंगे। फिर 2014 में नरेंद्र मोदी जब आते हैं तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग आते हैं, लेकर आते हैं, तो उसके बाद इस चीज को समझेंगे अच्छा से। तो अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके माध्यम से होगा, राष्ट्रपति। अब ये राष्ट्रपति कैसे नियुक्त करेंगे, तो राष्ट्रपति कैसे नियुक्त करेंगे ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रपति ये कैसे नियुक्त करता है, तो राष्ट्रपति नियुक्त कैसे करता है। यहाँ पर अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के माध्यम से जो होगा, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि इसके और प्लस वरिष्ठ न्यायाधीश, किसके न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के ही वरिष्ठ न्यायाधीश जो होंगे उस वरिष्ठ न्यायाधीश के सलाह से जो है, वरिष्ठ न्यायाधीश के सलाह से राष्ट्रपति क्या करेंगे, अन्य न्यायाधीश की नियुक्त करेंगे। ध्यान दीजिएगा। लेकिन इस न्यायाधीश के सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति जो है, इस न्यायाधीश के सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। बाध्य नहीं है। क्या नहीं है, बाध्य नहीं है। यानी कि कहा जाए तो ये सिर्फ एडवाइजरी है, वह सिर्फ सलाह दे सकते हैं, इसके सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है कि नहीं। अब बात यहां पर प्रक्रिया तब आता है, ध्यान दीजिएगा। ये प्रक्रिया ये तो तब होता है कि संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, है कि नहीं। संविधान चल रहा था, ड्राफ्टिंग कमेटी के बनाए गए संविधान के अनुरूप एक आयरन लेडी आती है और 1976 में भारत के संविधान को लगभग के रूप में बदल देती है, और उसका नाम है इंदिरा गांधी आयरन लेडी। और वह 42वां संशोधन जो है वह करती है। और इस संशोधन के तहत सबसे पहला बात ये मुख्य रूप से कहा गया कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होना होगा। बोला कि नहीं। अब आप बात ध्यान दीजिएगा,
26 जनवरी 1950 के बाद 1976 में जाएंगे। 26 जनवरी 1950 से लेकर 1976 तक जाएंगे। तो सामान्यतः राष्ट्रपति इनके सलाह से न्यायाधीश को नियुक्त करते थे, है कि नहीं। लेकिन जब 1976 के बाद जो देखेंगे तो थोड़ा सा यहां पर विधायिका का हस्तक्षेप स्टार्ट हो जाता है। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि राष्ट्रपति यहां पर 1976 के बाद अब जो भी करेंगे वह रबर स्टाम्प के भांति काम करेंगे, और वह किन के सलाह से काम करेंगे? काम करेंगे, है कि नहीं? कोई दिक्कत है? मंत्रिपरिषद के सलाह से काम करेंगे भाई। अब राष्ट्रपति किसके सलाह से? मंत्रिपरिषद के सलाह से। मंत्रिपरिषद जिनको भी सिफारिश करेंगे राष्ट्रपति को इसके सिफारिश को मानने के लिए बाध्य है कि नहीं। अब जिस व्यक्ति को वह सिफारिश मंत्रिपरिषद किया है कि इनको न्यायाधीश बनाना है, उसकी सलाह कहां पर जाकर लेंगे? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ न्यायाधीश लेंगे कि नहीं। अब इनसे जो सलाह लेंगे, इसके सलाह मानने के लिए क्या बाध्य है? बाध्य नहीं है। तो अब इस दोनों मंत्री परिषद और न्यायाधीश में कौन प्रभावी हो गया, कौन ताकतवर हो गया? मंत्री परिषद ताकतवर हो गया। तो क्या सुप्रीम कोर्ट यहां पर कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट मंत्री परिषद या विधायिका से जो है स्वतंत्र है? बिल्कुल स्वतंत्र नहीं है। ये कहीं ना कहीं विधायिका के प्रभाव में ये आ चुके हैं। ये बिल्कुल यहाँ पर निष्पक्ष नहीं हो रहा है। इसके लिए खास करके विधायिका के बीच और न्यायपालिका के बीच टकराव रहा, काफी टकराव रहा। इस बात को लेकर विधायिका और न्यायपालिका के बीच ये टकराव काफी लंबा समय तक चला, और लंबा समय तक चलते चलते खास करके इसे कहा जाता है फर्स्ट जज केस, सेकेंड जज केस, थर्ड जज केस। और इस प्रकार से जो थर्ड जज केस की जो मामला आता है, और उस थर्ड जज केस के मामला में कहा जाता है कि भारत के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए सबसे पहले बनेगा कॉलेजियम प्रणाली। क्या बनेगा? और इस कॉलेजियम प्रणाली का जो स्ट्रक्चर होगा, इसमें कहा गया कॉलेजियम प्रणाली में, इसमें टोटल एक जो तो होगा वह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ध्यान दीजिएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा। और चार जो होंगे वह क्या होंगे? सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे, ध्यान दीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश। तो इस प्रकार से कॉलेजियम प्रणाली में टोटल कितने न्यायाधीश होंगे? 5 होंगे, है कि नहीं। टोटल कितना हो गया? 5। अब यहां पर देखा जाए पॉइंट में, तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति का जो प्रक्रिया होता है, यहां पर हाई कोर्ट भी ले लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश नहीं, अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रक्रिया यहां पर देखेंगे। नियुक्ति की प्रक्रिया, अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति की प्रक्रिया, जैसे कि अभी वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में कितना न्यायाधीश है जी? 33 + 1 = 34, है कि नहीं? कितना है? 34। इसमें 33 अन्य न्यायाधीश का जो नियुक्ति होगा, इस 33 अन्य न्यायाधीश का जो नियुक्ति होगा वह कैसे नियुक्ति होगा, इसकी प्रक्रिया। इसमें कहा गया कि सबसे पहले कि इस अन्य न्यायाधीश के नियुक्ति के जो प्रक्रिया होगा, वह अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो होगा वह किसके माध्यम से होगा? राष्ट्रपति के माध्यम से होगा। किसके माध्यम से? और राष्ट्रपति के जो माध्यम से होगा वह कैसे होगा? किस रिपोर्ट पर होगा? तो किस रिपोर्ट पर होगा? तो उसने कहा कि जिस भी न्यायाधीश का नियुक्ति का जो यहाँ पर बात होगी, तो इस नियुक्ति में 4 लोग जो है, ये 4 1 5, तो जिस भी न्यायाधीश का नियुक्ति होगा उस न्यायाधीश के नियुक्ति के लिए इस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का समर्थन होना चाहिए। किसका होना चाहिए? इसका समर्थन होना चाहिए। हाँ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का समर्थन होनी चाहिए, और इन 4 लोगों का मत होनी चाहिए। तो मत जो होगा वह मत कितने से होगा? कितने से होगा? यानी अगर कह सकते हैं तो 3 और 2 से होगा।
जिसके पक्ष में 3 जाएगा वह लोग न्यायाधीश बनेंगे, लेकिन 3 के अलावे इसका भी क्या होना चाहिए, समर्थन होना चाहिए। 3 के अलावे क्या होना चाहिए, समर्थन होना चाहिए, है कि नहीं। ये कॉलेजियम प्रणाली में कहा गया। तो अब इस कॉलेजियम प्रणाली की जो न्यायाधीश की नियुक्ति की जो प्रक्रिया आप देख रहे हैं, क्या यहाँ पर अब जो ये रिपोर्ट बन के राष्ट्रपति के पास आएगा तो राष्ट्रपति इस रिपोर्ट के आधार पर अन्य न्यायाधीश के नियुक्ति को मानने, अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए वह बाध्य हो गया यहाँ पर। तो क्या इससे इस प्रकार के जो कॉलेजियम प्रणाली में कहीं भी विधायिका है, नहीं ना है। तो यहाँ पर क्या देखा गया कि ये कॉलेजियम प्रणाली में यहाँ पर विधायिका नहीं है, तो ये बिल्कुल कहा जाए ये क्या है, स्वतंत्र और निष्पक्ष है। यहाँ पर न्यायपालिका क्या हो गया, स्वतंत्र और निष्पक्ष हो गया कि नहीं। अब देखेंगे यहाँ पर अब इसके बाद क्या होता है। अब यहाँ पर ये क्या होता है, अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति। आपने देखा कि यहाँ पर अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति यहाँ पर हो रहा है। अब इसके बाद जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नियुक्ति, अगला पॉइंट है। अब भारत में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नियुक्ति क्या होगा, कैसे नियुक्त होगा, एक एक देखिए। चूंकि अब मैं इस क्लास को अब फंडामेंटल के रूप में कन्वर्ट कर दिया हूं, तो थोड़ा सा मैं डिटेल से पढ़ा रहा हूं। अगर जिसके पास स्वयं होगा, धैर्य होगा, यहाँ से बहुत कुछ लेके चला जाएगा। जिसके पास स्वयं नहीं होगा, उड़ता हुआ पक्षी होगा, उड़ के आएगा, उड़ के चला जाएगा। वैसे छात्रों को विशेष कुछ फायदा नहीं हो सकता है। जो स्वयं और धैर्य के साथ पढ़ेंगे उसको बहुत कुछ यहाँ से मिलेगा। और जहाँ तक मुझे लगता है कि जब आप इसे समझ जाते हैं तो किसी भी प्रकार के क्वेश्चन जटिल होगा उस क्वेश्चन को आप हल कर देंगे। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का बोला गया कि इसमें जो न्यायाधीश की नियुक्ति होगा तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश के आधार पे होगा। किस आधार पे होगा, यानी कि अन्य न्यायाधीश की प्रक्रिया आपने समझ गया। और अब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की प्रक्रिया, अगर चयन करने की प्रक्रिया जो होगा तो उसमें क्या कहा गया कि इसके जो सीनियरिटी के आधार पर होगा। किस आधार पर होगा, सीनियरिटी आधार पर होगा। अभी सीनियरिटी के आधार पर जो ये बात कहा गया कि सीनियरिटी के आधार पर होगा, इसका किस आधार पर, सीनियरिटी के आधार पर। तो सुप्रीम कोर्ट में किसी भी न्यायाधीश का जो, या चीफ जस्टिस का जो न्यायाधीश होते हैं, उस चीफ जस्टिस के न्यायाधीश का उम्र जो होता है वह कितना होता है, 65 वर्ष तक। 65 वर्ष के बाद वह अपने पद से सेवानिवृत्त हो जाते हैं। जितने भी इसके अंदर जो न्यायाधीश है, उस न्यायाधीश का एक उम्र का पैनल बनेगा, उम्र का पैनल बनेगा। इसमें जो सबसे ऊपर होगा, जैसे कि एक अन्य न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश है, उस मुख्य न्यायाधीश का मान लीजिए कि वह अपने पद से किसी कारण से हट जाते हैं, या उसका समय पूरा जाता है, या स्वास्थ्य के कारण से वह त्याग दे देते हैं, वह पद रिक्त हो जाता है। तो इस मुख्य न्यायाधीश के उम्र के अनुसार से इसके नीचे में किसका स्थान है, वह व्यक्ति मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। ये संविधान में ऐसा वर्णन नहीं है, लेकिन परंपरागत रूप से ये नेहरू जी के द्वारा ऐसा होते आ रहा था, ये ऐसा होते आ रहा था। लेकिन ये समस्या तब आता है, ध्यान दीजिएगा, ये समस्या तब आता है, याद रखिएगा, खास करके 1964 की बात है। यानी कि ये 1964 की बात है। 1964 में मुख्य न्यायाधीश के पद रिक्त होने के बाद इसका जो स्थान आता है, एक व्यक्ति का नाम है जफर इमाम। 1964 तक बिल्कुल सीनियरिटी के आधार पर अभी तक जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश बनते आ रहे थे। लेकिन 1964 में एक समस्या आता है, जफर इमाम जब भारत के मुख्य न्यायाधीश इसको जब बनने का उम्र आता है, यानी कि जब इससे ऊपर जो जिनका उम्र के आधार पर सीनियर थे मुख्य न्यायाधीश, वह मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो जाता है। तो इसके बाद किसका स्थान आएगा मुख्य न्यायाधीश बनने का, जफर इमाम का आएगा कि नहीं। अब ये जफर इमाम जब आते हैं तो जफर इमाम के समय में होता है क्या कि ये शरीर से काफी अस्वस्थ रहते हैं। शरीर से अपनी अस्वस्थता के कारण से मानसिक रूप से ये बीमार, मानसिक रूप से भी थोड़ा सा
विक्षिप्त रहते हैं। कभी एक बार इनसे गलती हुआ था कि 30,000 के जगह जुर्माना उस समय में 1964 में किसी व्यक्ति को 30,000 जुर्माना था और उस समय उसका दिमाग सही से काम नहीं किया, उसने 3 लाख जुर्माना लगा दिया। 30,000 की जगह पर 3 लाख। यहां तक कि इतने शरीर से अस्वस्थ थे कि इतनी इसकी पत्नी लेके आती थी सुप्रीम कोर्ट में, और उसे इंदिरा गांधी के, जब इंदिरा गांधी पर मुकदमा चला था तो उसमें फाइनल लिस्ट जब बैठे थे तो उस समय क्या हुआ था कि उस समय ऐसा था कि ये कहा गया कि इंदिरा गांधी के द्वारा जो, खास करके उस समय इंदिरा गांधी के विरोध में राजनारायण नाम के एक व्यक्ति थे जो रायबरेली से चुनाव लड़ते थे। जीत होना चाहिए था रायबरेली में राजनारायण को, लेकिन मशीनरी में किसी प्रकार का धोखाधड़ी करने के कारण से इंदिरा गांधी जीत गई। इलाहाबाद के न्यायालय के द्वारा फैसला हुआ और इस यहाँ पर संसद की सदस्यता इंदिरा गांधी को खत्म कर दिया गया और उसके बाद जो है 6 साल के लिए इनकी चुनाव में नहीं लड़ सकती है। इंदिरा गांधी तेज तर्रार तुरंत देश में जो है राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा कर दी और 5 साल से कार्यकाल बढ़ाकर वह कार्यकाल को 6 साल कर दी। उसे लगा कि अगर ये कार्यकाल अगर नहीं बढ़ाएंगे तो कहीं हमारे बाद कोई और आएगा तो सुप्रीम कोर्ट न्यायिक समीक्षा करके हमारे द्वारा जो 42वां संशोधन किया जा रहा है उसमें बहुत सारे से कुछ परिवर्तन कर दिया जाए। तो उसके उस समय में 7-8 यानी कि उस समय खास करके 13 लोग बैठे थे बेंच पर इसके फैसला के इंदिरा गांधी के विरोध में। उसमें खास करके 6 न्यायाधीश जो थे वह इंदिरा गांधी के विरुद्ध में वोट की थी। इनके विरुद्ध में जो वोट किए थे तो इसके कारण से क्या हुआ कि इसके विरुद्ध में जो न्यायाधीश वोट किए थे और उसका जो कर्म आया कि सीएनटी के आधार पर मुख्य न्यायाधीश बनाना, तो यहाँ पर बदला ले ली इंदिरा गांधी, उसको मुख्य न्यायाधीश नहीं बनाकर किसी और को बना दी। एक यहाँ पर किया। फिर 25 जून 1975 में इंदिरा गांधी देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू की और इसका उद्देश्य था जितना हमारा विरोधी नेता है सबको जेल में भरो, है कि नहीं। एक न्यायाधीश था और इसका एच.एन. बेग नाम करके था, एच.एन. बेग, और एक था ए.एन. खन्ना कुछ करके था, एन खन्ना था। यहां पर मामला तब आया कि सुप्रीम कोर्ट में कि जिस भी व्यक्ति को पकड़ा जाता है उसे 24 घंटा में बंदी प्रत्यक्षीकरण के आधार पर उसे जो है अंदर में यानी कि उसे कोर्ट के सामने पेश करना होगा, है कि नहीं। लेकिन इंदिरा गांधी का कहना था कि भाई जिसको भी पकड़ेंगे सबसे पहले जेल में डालेंगे, इसे किसी भी प्रकार के कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, वह इंदिरा गांधी बोल रही थी कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए। इसमें एक व्यक्ति जो है ए.एन. खन्ना व्यक्ति जो है इसने कहा कि नहीं, बंदी प्रत्यक्षीकरण यहाँ पर चलेगा, राष्ट्रीय आपातकाल में बंदी प्रत्यक्षीकरण को खत्म नहीं किया जा सकता है कि नहीं। इनसे भी बदला ले ली इंदिरा गांधी, बोला ठीक है अभी न विरोध कर रहे हो, जीत तो हमारा हो ही गया, अब जो तुम्हारा बारी आएगा मुख्य न्यायाधीश बनने का तो तुमको नहीं बनाएंगे, अब वहां पर भी इसको नहीं बनाएंगे, है कि नहीं। तो ये क्या हुआ कि इस प्रकार से ये बार बार जो ये हो रहा है, इस प्रकार का जो मैटर हो रहा था, तो कहीं ना कहीं विधायिका का हस्तक्षेप हो रहा है, बार बार विधायिका का हस्तक्षेप हो रहा है कि नहीं। यहाँ पर 1974 से पहले 1973 के केशवानंद भारती बनाम जाएंगे तो केशवानंद भारती बनाम में कहा गया कि भारत के केशवानंद भारती बनाम में कहा गया कि संविधान के सारे भाग को परिवर्तन किया जा सकता है, प्रस्तावना को भी, मौलिक अधिकार को भी, इसमें भी सारा कुछ चेंज किया जा सकता है 1977 में कहा गया, लेकिन संविधान के मूल ढांचा को नहीं किया जा सकता। संविधान के मूल ढांचा को परिवर्तन किसी भी प्रकार का नहीं किया जा सकता है। फिर यहां पर देखेंगे, यहां पर जो है 1973 में ये जो कहा गया इसके मूल ढांचा की बात किया गया, किस ढांचा का, मूल ढांचा का। अब इस मूल ढांचा का किया गया तो अब बताएंगे ये जो मूल ढांचा की जो बात है, तो मूल ढांचा कहां पे आता है, मूल ढांचा कहां पे आता है, अन्य न्यायाधीश की जो प्रक्रिया है इसमें ये मूल ढांचा की बात हो रहा है।
कि यहाँ पर ये इससे पहले जितना भी हो रहा था अन्य न्यायाधीश के प्रक्रिया में, वह मंत्री परिषद इस पर प्रभावी थे, ठीक नहीं, यानी स्वतंत्र नहीं था। और जब भारत के संविधान में ये परिभाषित किया गया है कि भारत की न्यायपालिका निष्पक्ष और स्वतंत्र होनी चाहिए, इसका मूल ढांचा है, तो जब इस प्रकार से जो ये नियम था, ये 1973 के अनुसार से, 1973 के केशवानंद भारती बनाम के अनुसार से 1976 में जो 42वां संशोधन के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा जो वाद किया गया था, और इस वाद के अनुसार से मंत्री परिषद का प्रभाव राष्ट्रपति पर इससे ज्यादा था कि नहीं? तो क्या इस आधार पर कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट निष्पक्ष और स्वतंत्र है? नहीं है, नहीं ना है। तो इसीलिए इसी आधार पर केशवानंद भारती बनाम के कारण से कॉलेजियम प्रणाली को लाना पड़ा। केशवानंद भारती बनाम 1973 में यह परिभाषित कर दिया गया था कि भारत के संविधान का सारा कुछ आप बदल दीजिए, लेकिन इसके मूल ढांचा को आप नहीं बदल सकते। जब इसके मूल ढांचा पर हमला हो रहा था, इसीलिए कॉलेजियम प्रणाली। उसके बाद जो है बाद में ये किया गया, बाद में इसको फिर किया गया कि अब जो होगा वह सिर्फ वरिष्ठ न्यायाधीश के आधार पर होगा, कुछ भी हो वरिष्ठ न्यायाधीश के आधार पर होगा, है कि नहीं? क्योंकि इसकी योग्यता ही है कि पागल व्यक्ति भारत का न्यायाधीश नहीं होगा, तो पागल व्यक्ति क्यों भारत का न्यायाधीश रहेगा? जैसे कि यहाँ पर थे, कौन थे? जफर इमाम, है कि नहीं? अगर पागल हो जाएगा तो इसे पद से हटा दो, सीधी सी बात है, इनकी योग्यता में कहा गया है। तो अब इस यहाँ पर अब फिक्स है कि ये वरिष्ठ न्यायाधीश जो होंगे वह सीनियरिटी का जो पैनल होगा उस पैनल के आधार पर होगा, जबकि अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो होगा वह किस आधार पर होगा? कॉलेजियम प्रणाली से होगा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। यहाँ पर सभी लोग समझे कि नहीं समझे? नरेंद्र मोदी 2014 में सत्ता में आए थे, आप लोग को पता है कि नहीं? कब आए थे? 2014 में आए थे। 2014 में वह सत्ता में पहली बार आए थे, और जब उसने आया तो उसने 2014 में एक 91 यानी कि 99, कौन सा संशोधन? 99 संविधान संशोधन लेकर आए थे। और इस संशोधन के अंतर्गत कॉलेजियम प्रणाली के जगह पर, कॉलेजियम प्रणाली के जगह पर उसने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, यानी कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीश को जो नियुक्ति होगा, जो अब तक कॉलेजियम प्रणाली से होते आ रहा था, इस कॉलेजियम प्रणाली के अनुसार से बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट स्वतंत्र और निष्पक्ष था कि नहीं? अब ये कॉलेजियम प्रणाली, ध्यान दीजिएगा, ये कॉलेजियम प्रणाली जो आता है, कॉलेजियम प्रणाली 1993 में आता है। कब आता है? 1993, है कि नहीं? इसने क्या करते हैं, इस कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग लाते हैं, और इस कॉलेजियम प्रणाली के जगह पर कौन सा आएगा? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। इसको पहले हटा दें। इस राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग में अब कौन कौन होगा सदस्य? तो इस सदस्य में कहा गया, ध्यान दीजिएगा, क्या कौन कौन से सदस्य होंगे? इस सदस्य में कहा गया कौन कौन होगा? तो एक तो बताया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा। इसके बाद कहा गया 2 ठो जो होगा वह सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश होगा, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के, दिखाई दे रहे क्या? बड़ा लिख दें, सुप्रीम कोर्ट के जो है वरिष्ठ न्यायाधीश, है कि नहीं? यानी कि सीनियर होंगे। उसके बाद उसने बताया कि एक जो होगा वह विधि मंत्री। अब देखिए, इस न्यायाधीश के नियुक्ति में विधायिका का प्रवेश हो गया कि नहीं? मंत्री आ गया। तो
उसके बाद उसने बताया कि दो जो होना चाहिए वह फेमस पर्सनैलिटी वाले व्यक्ति होनी चाहिए। फेमस पर्सनैलिटी का व्यक्ति होगा, फेमस पर्सनैलिटी का यानी सेलिब्रिटी कहा जाए, और इसके दो व्यक्ति के नियुक्ति के लिए एक समिति बनेगा। अब इस समिति में कौन कौन लोग होंगे, तो उसने बताया कि एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, और एक तो भारत के प्रधानमंत्री होंगे, और एक विपक्ष का नेता होगा। देखिए, राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग है, इस प्रक्रिया को सही से समझिएगा। पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग 2014 कब आया था, ये क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग कब आया था, 2014 में आया था, और ये वर्तमान बीजेपी सरकार के एनडीए सरकार के द्वारा लाया गया, जो 99 संविधान संशोधन के अंतर्गत लाया गया था, है कि नहीं। अब इस प्रणाली में आपने देखा सबसे पहले विधि मंत्री आ गया, विधि मंत्री आया, इसका मतलब ये विधायक का यहाँ पर प्रवेश कर गया, है कि नहीं। फेमस पर्सनैलिटी के लोग होंगे, फेमस पर्सनैलिटी के लोग होंगे, तो इसमें सिर्फ एक मुख्य न्यायाधीश है, बाकी पीएम है और विपक्ष के नेता, ये भी एक संसद के लोग हैं। तो यहाँ पर भी अगर मत किया जाए तो यहाँ पर भारी कौन हो जाता है, विधायिका, क्योंकि न्यायपालिका के सिर्फ एक लोग और यहाँ पर विधायिका के दो लोग, यहाँ पर भारी हो जाता है। तो इस प्रकार से इसमें विधायिका का एंट्री हो जाता है। अगर जैसे ही विधायिका का एंट्री होगा तो क्या ये न्यायपालिका निष्पक्ष और स्वतंत्र कहलाएगा। और इस प्रकार से 2015 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का, ये राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित जो विधेयक आता है, संविधान संशोधन बिल जो आता है, संविधान संशोधन जो बिल आता है उसका समीक्षा करता है। क्या करता है, समीक्षा करेगा, और समीक्षा करने के बाद इसको 1973 केशवानंद भारती बनाम जैसे साक्ष्य को देखाकर, साक्ष्य को आधार मानकर ये कहा गया कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग में विधायिका का प्रवेश होना इस बात का आधार बनता है कि भारतीय न्यायपालिका के स्वतंत्रता, भारतीय न्यायपालिका के स्वतंत्रता के मूल ढांचा पर हमला है कि नहीं। और इस प्रकार से केशवानंद भारती बनाम के तहत कहा गया कि आप पूरे संविधान को बदल दो, कोई बात नहीं है, लेकिन संविधान के मूल ढांचा को परिवर्तन नहीं करो। तो कहीं ना कहीं संविधान के जो मूल ढांचा था कि भारत के सुप्रीम कोर्ट जो होनी चाहिए स्वतंत्र और निष्पक्ष होनी चाहिए, क्या ये स्वतंत्र और निष्पक्ष करने जा रहा है, नहीं करने जा रहा है। इसलिए 2015 में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को खारिज कर देता है। क्या कर देता है, सुप्रीम कोर्ट क्या कर दिया, इसको खारिज कर दिया। अब वर्तमान में कौन सा प्रणाली चलता है, यही कॉलेजियम प्रणाली चलता है। कौन सा चलेगा वर्तमान में, वर्तमान में कॉलेजियम प्रणाली। समझे कि नहीं समझे। इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश के नियुक्ति में जितनी भी समस्याएं हुई, विधायिका के बीच और न्यायपालिका के बीच जो टकराव हुआ, उस टकराव को मैंने पूरे डिटेल में बता दिया।